हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईज एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर के अंदर आके बात करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करी थी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एग्रीकल्चर के, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम के, और फिर सीजनल पैटर्न्स के बारे में हमने कुछ कुछ बातें जो है वो देखी थी। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर और उसका शेयर क्या है ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, जीवीए में, जीडीपी आप कह सकते हो। यानी कि अगर हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करना चाह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हम लोग देखें, प्राइमरी सेक्टर को अगर हम लोग देखें इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, तो प्रोडक्शन और आउटपुट बेसिकली कितना हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से, है ना। अब इससे हमें क्या पता लगेगा? देखो, जब भी बात आती है खेती बाड़ी की या फिर फसलों की, आप एक चीज़ जानते हो, हम लोग हमेशा हमारे देश में कोशिश करते हैं कि एक रिक्विजिट अमाउंट ऑफ बफर स्टॉक हम लोग मेंटेन करके रखें, बफर स्टॉक ऑफ प्रोमिनेंट क्रॉप्स। ठीक है। अब अगर जो जीवी है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, अगर हम ईयर बाय ईयर इसको कंपेयर करते चलें, हम लोग यहाँ पर 2015 को ले लें, फिर 2017 को ले लें, 2019 को ले लें, 2021 को ले लें, 2023 को ले लें, और एक फ्यूचर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें कि 2025 तक, तो आपको क्या लगता है ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द बफर स्टॉक ऑफ क्रॉप्स, ये 2015 से 2025 तक ये बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? बताओ, आइडियल अप्रोच क्या है? ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? डेफिनेटली तो देखो ये बढ़ना ही चाहिए, है ना। ये बढ़ते चला जाना चाहिए। क्यों बढ़ते चला जाना चाहिए? आइडियल अप्रोच में ऐसा क्यों कह रहा हूं ईशा, ये क्यों बढ़ते चला जाना चाहिए? बिकॉज हमें बैलेंस करके रखना है इस क्रॉप की प्रोडक्शन का विद पॉपुलेशन, राइट, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोइंग फूड नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग फूड नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, राइट। तो ये जो बफर स्टॉक है ये और ज़्यादा मेंटेन होना चाहिए हमारे देश में। इस बफर स्टॉक को मेंटेन कौन करता है और किसानों से अनाज को प्रिक्योर कौन करता है हमारे देश में? वो कौन सी बॉडी है जिसके बारे में मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया भी था, नितिन सिंघानिया की बुक में, एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था मैंने आपको। कौन सी बॉडी है वो? एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाम सुना है इसका? एफसीआई वो बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ की। अगर हम लोग लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे की बात करें जो कि आया था पिछले साल, इसी साल आया था वैसे 31 जनवरी को, 2022-2023 का, तो उसके अकॉर्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 4.6% है। ये आप नंबर याद रखना, क्योंकि श्रेया ईशा होगा क्या इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे जैसे अभी 31 जनवरी को आएगा अगले महीने, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला फिगर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है, आपको भी पता है श्रेया ईशा, ये लंबे समय के अंदर चेंज होने वाली बात होती है। कोई भी किसी भी चीज़ की जो ग्रोथ होती है ना, शॉर्ट टर्म का ये फिनोमेना नहीं है। तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी है? 4.6%। और पिछले 6 साल से यही बरकरार है। तो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शन यही है कि इस साल भी ये 4.6, 4.5, 4.7 के आसपास आपको देखने को मिलेगा इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। वो हम पता लगा लेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ने हमें यह भी बताया था, अगर हम कंपेयर करें 2021-22 को 21-22 के साल से, तो इट ग्रू बाय 3% इन 2021 to 2022 कंपेयर टू
3.3% इन 2020 टू 2021। यानी कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 के साल में एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसी रही है, कम हुई थी, लेकिन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रहती है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, 4.6%। 4.6%। ठीक है। अगर आप यहां पर देखो मौसपी क्या, एनुअल क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, 2011-12 की सीरीज है, उसको बेस ईयर बनाकर। अब ये मौसपी क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें एनुअल और क्वार्टरली एस्टिमेट्स ऑफ जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, सिर्फ जीडीपी की यहाँ पर बात हो रही है, तो 2014-15 में इट वॉज -0.2, 15-16 में 0.6, 16-17 में 6.8, फिर थोड़ा सा कम होता है 6.6 2017 में, 18 में 2.1 बिल्कुल नीचे आ गया, उसके बाद दोबारा ऊपर 5.5% 2019 में, 20 में 3.3 और 21 में 3%। तो ऑन एन एवरेज जो इसका निकाला गया है वो निकाला गया कि एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की वो 4.6% है ड्यूरिंग द लास्ट 6 ईयर्स, एवरेज जो इसका निकाला जाएगा। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है एग्रीकल्चर के अंदर एट करंट प्राइसेस, अगर हम इसकी बात करें तो एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम 2022-23, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलीड सेक्टर, एग्रीकल्चर उसके साथ जो एलीड जो एसोसिएटेड जो सेक्टर्स होते हैं लाइक एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सारी चीज़ें, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, अगर हम इन सब की बात करें तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एलीड सेक्टर्स इन टोटल जीवीए of the Indian economy has a long term trend of around 18%। ठीक है। टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है इंडियन इकोनॉमी का, इसका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है 18% का। इसका जो शेयर है इन टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड, इट इम्प्रूव टू 20.3% इन द ईयर 2020 to 2021 and 19% in 2021 to 2022। 2022-23 में इसका जो शेयर था इट वॉज 18.3% इन टोटल जीबीए, 18.3% इन टोटल जीबीए। ठीक है। ये नंबर अगेन मैं आपको बताऊं, मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है, आपने ट्रेंड देख लिया है। क्वेश्चन जनरली ऐसा आएगा कि पिछले 5 साल से, यूपीएससी हमेशा यही करता है अपने क्वेश्चन में, या तो वो 5 साल लेगा या 10 साल लेगा, और 10 साल की जगह एक वर्ड मेंशन कर देगा, एक डिकेड, प्रीवियस डिकेड। वो बस यही पूछता है जब भी वो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि कोई सा भी ग्राफ किसी भी चीज का वो पिछले 5 साल में या पिछले 4 साल में कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है या कॉन्टिन्यूसली गिर रहा है, 5 साल या 10 साल में। तो एग्रीकल्चर का आपने देख लिया, इट इज़ अ जिगजैग ग्राफ, रोलर कोस्टर ग्राफ है इसका। ठीक है। ना ही ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है ना ही कॉन्स्टेंटली ये गिर रहा है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 6 साल में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की रही है 4.6%। और बाकी ये जितने आंकड़े हैं जीवीए वगैरह या जो भी है, इसके बारे में इस बुक से बिल्कुल भी टेंशन मत लो। इन 2 टॉपिक्स को आप आराम से यहाँ पर कैंसिल कर आप लेटेस्ट जिस भी एग्जाम के अंदर बैठे लगे हो तो लेटेस्ट उस साल का जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, आप ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आप ये वहां से कवर करना। आपको इतना ट्रेंड तो ये पता लग ही गया, ग्रोथ का ट्रेंड देखो यहाँ पर, बस इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बस कॉन्टिन्यूस वाली बात पर फोकस करना है, वो जानना है। तो आपने जान तो लिया ही है कि ये रोलर कोस्टर जिसकी राइड है तो वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि रोलर कोस्टर में अगर जो आपकी गाड़ी होती है एक बार नीचे आती है तो वो एक बार अपने हाई पर भी जाती है, फिर एक बार अपने एक्सट्रीम लो पॉइंट पर भी आती है। तो कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिन्यूसली रोलर कोस्टर राइड पे डिक्लाइनिंग फेज पर हो या फिर इंक्रीजिंग फेज पर हो। ओके। सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा सोर्स है हमारा एग्रीकल्चर।
एग्रीकल्चर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है भारत के अंदर, जैसा कि हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में शुरू के पहले पेज के अंदर देखा था, पहले पैराग्राफ में, कि मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है। दिक्कत वाली बात सिर्फ हमारी इतनी है कि ये जो है इतनी ज़्यादा जनसंख्या इन्वॉल्व होने के बाद भी एग्रीकल्चर सिर्फ जो है हमारी जीडीपी में सिर्फ 18 से 20% ही कंट्रीब्यूट करता है। जनसंख्या का शेयर देखो मोर देन 50%, सिर्फ इस सेक्टर से निकलने वाली सिर्फ जीडीपी के फैक्ट्स एंड फिगर्स देखो 18 से 20%। बट द शेयर ऑफ वर्कफोर्स जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंक्रीज है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयड है उनका जो शेयर है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, एज पर द सेंसस ऑफ 2011, लेटेस्ट सेंसस हमारे पास यही है। 2021 का सेंसस हुआ है क्या शाइनी, ईशा, हुआ है कंडक्ट? नहीं, यही लेटेस्ट सेंसस है हमारे पास अवेलेबल। तो इस सेंसस के अकॉर्डिंग 54.6% जो टोटल वर्कफोर्स है हमारे देश की वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। फिर चाहे आप कल्टीवेटर्स की बात कर लो या एग्रीकल्चर लेबर्स की बात कर लो, मतलब मजदूरों की, छोटे और मझले किसानों की, ये सब कुछ मिलाकर लगभग 54.5 54.6, आप चाहो तो 55% राउंड फिगर में कह सकते हो उसको। 55% लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है। जो हमारे पास फिगर था ना अभी तक मोर देन 50%, वो हमारे पास सामने है। एग्जैक्टली देखो ये याद रहेगा नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कोर्स में याद करने के लिए। आप मोर देन 50% को पकड़ कर चलो तो आप फायदे में रहोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लगाव लगाकर कूल बनने की कोशिश करोगे तो दिमाग फट जाएगा फिर। ठीक है, मोर देन 50% हमने सीखा था, इसी को होल्ड करके रखना जब तक इंटरव्यू क्लियर होकर पीडीएफ में नाम ना आ जाए, ये काफ़ी है। ठीक है, इट वॉज अ डिक्लाइन फ्रॉम 2001। ठीक है, मतलब जितने लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं लगभग 55%, इट वॉज अ डिक्लाइन फ्रॉम 2001। 2000 साल 2001 में लगभग 58.2%, 58% जो हमारी जनसंख्या थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर थी। साल 2001 में ये गिरकर हो गई लगभग 55%, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि लोग जो है पॉपुलेशन को दूसरे सेक्टर से एब्जॉर्ब करा है। और दूसरे सेक्टर कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर कौन सा सेक्टर होता है? एग्रीकल्चर होता है प्राइमरी सेक्टर। ये जो कितना हो गया, 3% है ना, हाँ 3% की ये जो आबादी है कहाँ गई एग्रीकल्चर सेक्टर से? या तो ये गई होगी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या तो टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो शेयर है देश के अंदर रोजगार के मामले के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये बढ़ा है सिंस 2018। ऑल्सो आफ्टर कोविड-19 बड़े सारे जो वर्कर्स हैं वो दोबारा से एग्रीकल्चर सेक्टर में लौट गए हैं, क्योंकि शहर में उनको काम धंधा रोजगार वगैरह मिला नहीं। तो वो याद है ना मजदूरों ने कितना ज़्यादा मतलब ट्रैवल करा था अपने गांव वगैरह वापस जाने के लिए, तब से बड़े सारे मजदूर अपने गांव में ही हैं। जो लोग हैं वो अपने गांव में ही दोबारा खेती बाड़ी की तरफ जो है वो लौट गए हैं। इवन कोविड की बात ना करें तो शायद आपको याद होगा हम लोगों ने करंट अफेयर का एक आर्टिकल भी पढ़ा था, शायद उस टाइम पर आप आ नहीं रहे थे आई थिंक, लेकिन एक करंट अफेयर का आर्टिकल आया था विजन आईएएस के अंदर मैगजीन में। उसने बोला था कि अब जो फेज है ना नया फेज इंडिया का, वो डी अर्बनाइजेशन का फेज है। डी अर्बनाइजेशन का फेज है। लोग शहरी जीवन को छोड़कर दोबारा गांव की तरफ लौट रहे हैं। मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर पॉल्यूशन और उसकी वजह से, शहरों में सिटीज वगैरह में लोग एक चीज से जूझ रहे हैं, वो है इन्फ्लेशन, जो कि बढ़ती ही चली जा रही है, और लोगों की इनकम जो कि या तो स्टेबल है या वो गिरती चली जा रही है एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन। इन टर्म्स ऑफ लोगों को दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है फूड प्राइसेस के टर्म्स में, और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, इनके साथ दो पैरामीटर, और ये तो फिर फार फेच रियलिटी बनती जा रही है लोगों के लिए, शहरों के मजदूरों के लिए। वो क्या होता है? हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, तो एज द रिजल्ट
शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इज 45.6% इन 2021 टू 2022। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये बोलता है, इसको शॉर्ट में हम लोग कैसा बोलते हैं, PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये क्या बोल रहा है, एग्रीकल्चर का शेयर कितना है रोजगार प्रोवाइड करवाने में, 45.6%। ओके, सेंसस ने क्या बोला था, कितने लोग जो है वो कितनी आबादी कितनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड होने वाले लोगों की। 2001 में वो थी 58%, 2011 में वो हो गई गिरकर 55%। बाकी 3% लोग जो है वो या तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा या फिर टर्शरी सेक्टर के द्वारा, राइट। टर्शरी सेक्टर की चांसेस वैसे कम ही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता प्राइमरी सेक्टर से बढ़कर लोगों में एकदम से स्किल आ गई एमएनसी कल्चर में, सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए एकदम से वो पढ़े लिखे लोग बन गए कि जो कि जॉब होल्डर्स बन सकते हैं, सर्विस पीपल बन सकते हैं। तो ज़्यादातर जो इस गिरती हुई 3% जनसंख्या को जो ऑब्जॉर्व करा होगा वो पक्का करा होगा इन्होंने सेकेंडरी सेक्टर ने, ठीक है। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरी चीज़ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कितना भी कर रहा हो लेकिन करता तो है, ठीक है। वो अलग बात है कि देखो मानसून डिपेंडेंट होता है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे देश में ज़्यादातर इट इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, सॉरी लेबर इंटेंसिव सेक्टर। कैपिटल इंटेंसिव इतना नहीं होता, मशीन्स वगैरह इतना यूज़ नहीं होता, मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, रिस्की बिजनेस है। लेकिन फिर भी जैसे मर्जी कर पा रहा हो, एग्रीकल्चर की जो भी हालत हो, खस्ता हालत हो, अच्छी हालत हो, फिर भी वो कंट्रीब्यूट तो कर ही पा रहा है जीडीपी के अंदर। बूंद बूंद से सागर बनता है, तो कंट्री की ओवरऑल जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर का, प्राइमरी सेक्टर का भले ही कम से कम योगदान हो लेकिन कुछ योगदान तो है। तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है और एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज़ का जो शेयर है टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हमारी इकोनॉमी में, ये लगभग 18% है टू बी प्रिसाइज। जैसा कि हमने देखा था, मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उनका कंट्रीब्यूशन जो उनका आउटकम निकल कर आता है वो आता है 18 से 20%, 18 से 20%, ठीक है। इसका जो शेयर है 2021-22 की बात करें तो ये 18.8% था इन 2021 टू 2022, एंड इन द ईयर 2020-21 इट वाज 20.2%। यानी कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी के अंदर ये भी डिक्रीज हुआ है, 20% से लगभग 19% पर आया। साल देख रहे हो 2020-21 और ये साल 2021-22। तो अमंग द एग्रीकल्चर एलिड सेक्टर्स क्रॉप्स हैव द हाईएस्ट शेयर इन एग्रीकल्चर जीडीपी। किसका सबसे ज़्यादा शेयर है, क्रॉप्स का, ठीक है। फॉलोड बाय लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में से कंट्रीब्यूशन होता है क्रॉप्स का, नंबर 1, उसके बाद लाइफ स्टॉक, ठीक है, फिर है आपका फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स, और फिर फाइनली आपका बनता है यहाँ पर फिशिंग। एग्रीकल्चर एलिड एक्टिविटीज़ में इनमें से सबसे ज़्यादा शेयर ऐसा है, मतलब सबसे ज़्यादा क्रॉप का, फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक का, फिर फॉरेस्ट्री का, फिर फिशिंग का। जो साल 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसका कहना ये था कि जो एलिड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के साथ, जो एलिड सेक्टर्स है लाइक लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। लॉगिंग जानते हो, लकड़ियों के गट्ठे जो है काट काट कर, पेड़ों को काट कर लकड़ियों के गट्ठे बनाना, लकड़ियों को बेचना, ठीक है। फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, दे हैव बीन विटनेसिंग हायर ग्रोथ कंपेयर टू क्रॉप सेक्टर। कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा क्रॉप्स का ही है, लेकिन वो ये बोल रहा है कि क्रॉप सेक्टर की जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो चुकी है, लेकिन जो एलिड एक्टिविटीज़ है लाइक लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, ठीक है। हाँ, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, एक्वाकल्चर, ये हायर ग्रोथ विटनेस कर रहे हैं कुछ टाइम से एज कम्पेयर टू क्रॉप सेक्टर। कंट्रीब्यूशन फिर भी इसी का रहेगा, लेकिन बस आपको ये बता रहा है कि बाकी तीनों का ये जो शेयर है ना यहाँ पर
इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू क्रॉप. टॉप कंट्रीब्यूटर लेकिन अभी भी जीडीपी के अंदर फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर वो क्रॉप ही है. अब इसका रीज़न पता है क्या है? देखो, आप लाइफ स्टॉक को बढ़ा सकते हो ना, बिल्कुल बढ़ा सकते हो. फॉरेस्ट्री एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बिल्कुल बढ़ा सकते हो. ठीक है. फिशरी ठीक है, भरमार मात्रा के अंदर मिलती है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है फिशिंग के साथ साथ एक्वाकल्चर के, अगर एक्वापॉनिक्स वगैरह के ऊपर हम ध्यान दें. लेकिन क्रॉप के टर्म्स में ना यार, हमारा जो हेक्टर्स या एकड़ ऑफ लैंड है, जितना भी हमारे पास अवेलेबल है, वो फिक्स हो चुका है, वो फिक्स्ड है. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उसको स्ट्रेच नहीं करा जा सकता, उसको स्ट्रेच नहीं करा जा सकता. ठीक है. और अगर हम ऑलमोस्ट हम 90% जो हमारे देश में जो एरिया जहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है उसको तो हम यूटिलाइज कर ही रहे हैं. सिर्फ 10% पोटेंशियल हमारे पास और बची है. ये फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ? प्रीवियस लेक्चर से. अगर आप इसी चैप्टर को देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे वर्ड टू वर्ड, तो आपको पता लगेगा, आपने पढ़ा भी होगा, ध्यान से रिवाइज करा होगा. 90% पोटेंशियल जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का, एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, वो हम यूटिलाइज कर चुके हैं लैंड जहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है. 10% पोटेंशियल को जो है हमारे पास और बची है, और वो भी 100% पोटेंशियल जब जितनी अवेलेबल है वो यूटिलाइज करेंगे, तब भी इट इज़ नॉट इनफ टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन. इसलिए जैसा कि इस लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे देश के लिए. मेंटेनिंग द बफर स्टॉक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है. ठीक है. फिर बात करें सिग्निफिकेंस क्या एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडियन इकोनॉमी के अंदर. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है. हमने देखा कि जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके अंदर अगर हम लोग उस चीज़ को खोद कर पढ़े, अनफोल्ड कर पढ़े, तो हमें पता लगेगा सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है क्रॉप्स का, उसके बाद लाइफ स्टॉक का, फिर फॉरेस्ट्री का, और फिर उसके बाद फिशरी सेक्टर का. ठीक है. फिर बात करते हैं फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी के टर्म्स में ही मैं आपको बता रहा था ये वाला कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक. ठीक है. बफर स्टॉक, इस बफर स्टॉक को मेंटेन करने का काम कौन करता है? किसानों से अनाज को प्रोक्योर कौन करता है? बताओ. अभी मैंने बताया इसी लेक्चर में आपको, कौन करता है? शैनी, कौन करता है किसानों से अनाज को प्रोक्योर? अरे गवर्नमेंट तो करती है चले, लेकिन कौन कौन? एफसीआई. अभी तो बताया मैंने इस लेक्चर में यार, 2 बार बोल चुका हूँ. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर अभी तो बताया था मैंने आपको. ये एफसीआई बताया था ना मैंने आपको अभी, जब ये सेम सवाल पूछा था मैंने भी आपसे. तो इंडिया जो है, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. अब तो फर्स्ट ही है. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.5 बिलियन पीपल. इंडिया जो है, चाइना को ओवरटेक करने की प्रोजेक्शन थी उसकी, और वो कर चुका है सक्सेसफुली. देख रहे हो ईशा, जिस चीज़ का अनुमान था वो चीज़ बिल्कुल सही जाकर फिट बैठी है साल में. वैसे कोई टारगेट किसी साल पूरे नहीं होते हैं. आबादी का टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो गया जिस साल सोचा था. ठीक है. इसलिए एग्रीकल्चर हमारे देश में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन फीडिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द नेशन. ठीक है. क्योंकि अगर हमारे देश में पॉपुलेशन को हम लोग अगर जो फूड है वो इनटेक नहीं करवाएंगे, तो हमारी पॉपुलेशन में एक समस्या आ सकती है. किसकी? अंडर नरिश हाँ, अंडर नरिशमेंट की, अंडर न्यूट्रिशन मिलेगा उसको, या फिर उससे एक फिनोमेना पैदा होगा माल न्यूट्रिशन का. माल न्यूट्रिशन का. इसकी वजह से होगा क्या? देश की आबादी इतनी बड़ी होती है, लेकिन उसके अंदर हर एक जो पर्सन होता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है.
अगर मैं इस पर्सन को निकालूं यहाँ से और देखूं तो ये इस पर्सन के ऊपर अगर थोड़ी सी मेहनत करी जाए, मैं जूम करके इस पर्सन को मतलब ऐसा लेकर आ रहा हूँ कि इस पर्सन के ऊपर अगर थोड़ी सी मेहनत करी जाए, ठीक है, तो ये पर्सन जो है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर बन सकता है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में, देश का नाम ऊंचा करने के लिए। लेकिन उसके लिए पहले मुझे इस इंसान को इंसान बनाना होगा। इकोनॉमिक्स में इंसान को इंसान बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे इसके सबसे पहले तो बेसिक नीड पे फोकस करवाना पड़ेगा इसको, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग। इसके अलावा दो कंपोनेंट्स और, हेल्थ एंड एजुकेशन। लेकिन जब यही नहीं मिलेगा सबसे मेजर कंपोनेंट, जब फूड ही इंश्योर नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो उसके बाद देखना कैसे एक एक पिलर्स जो है वो गिरते चले जाएंगे। फूड इंश्योर नहीं हो पाया पर्सन को, बड़े होकर उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हुई, ज़्यादातर माँ बाप का पैसा, उस पर्सन का फोकस अपनी तबीयत खराब जो होती थी उसी में जाता था, तो उस चक्कर में वो अच्छे से अपना करियर नहीं बना पाया, वो एजुकेट नहीं हो पाया, ठीक है। क्लोथिंग और हाउसिंग का फिर उसके बाद कोई मैथ नहीं रह जाता है। कुल मिलाकर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो फंडा था वो बेकार हो गया, और जिसकी वजह से ऐसी जो यूथ की जो आबादी थी, आबादी है, ये तो सिर्फ 1% की बात हो गई, ऐसे तो हजारों सैकड़ों लाखों लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी जो यूथ को जो एक डायरेक्शन दी जा सकती थी, अब ये यूथ डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। इससे जो है हम जिस चीज़ को शेप दे सकते हैं अपनी सोसाइटी में, अपनी इकोनॉमी में, वो ट्रेंड बिगड़ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। सारी चीज़ें समझ में आ रही है। यानी कि हमें बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ इसको इंश्योर करना है, फूड इनटेक को, और अवॉइड करना है फिनोमेना को, अंडर नरिशमेंट और ये माल न्यूट्रिशन जैसी समस्याओं को, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फीडिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। इट सप्लाइज सीरियल्स, pulses and vegetables, as well as fruits, vegetables, spices, beverages and food products। आज़ादी के बाद हमारा देश इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन्स को अपनी डोमेस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। उस टाइम पर हमारी खेती बाड़ी इतनी डेवलप नहीं थी। दिक्कत क्या हुई थी, पार्टीशन के बाद जो खेत थे वो चले गए थे पाकिस्तान के पास। और रॉ मटेरियल्स जैसे इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स, उसको हमें फिनिश प्रोडक्ट के अंदर अगर कन्वर्ट करना है, आटा बनाना है गेहूं से, ऐसी फैक्ट्रीज हमारे देश में रह गई थी। तो हम लोग डिप्राइव हो रहे थे एक अच्छी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। अनाज जो है हमारे देश में मेंटेन रहे ताकि हम इतनी बड़ी आबादी, उस टाइम पर आबादी इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी सबका पेट भर सकें, इस समस्या से हमारा देश जूझ रहा था। तो हमने अमेरिका से मदद मांगी थी अंडर पीएल, कौन सा प्रोग्राम होता है, 480 ये क्या होता है वो, पीएल, हाँ ठीक है, पीएल का मतलब है पब्लिक लॉ 480 प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेड एट दैट टाइम बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड एग्रीकल्चर एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएसए का प्रोग्राम था। इट परमिटेड द प्रेसिडेंट
ऑफ यूएसए टू ऑथराइज द शिपमेंट ऑफ सरप्लस कमोडिटीज, सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा यूएसए के पास बच गया है, टू फ्रेंडली नेशंस ईदर ऑन कंसेशनल और ग्रांट टर्म्स। तो कोई यूएसए ने हम पे कोई फ्री में तो दे नहीं रहा था हमें, लेकिन PL 480 के तहत हमारे पास अनाज आता था, लेकिन वो अनाज बहुत घटिया क्वालिटी का अनाज होता था। ये बहुत सारे इंडियंस की कंप्लेंट होती थी कि जो वहाँ से गेहूँ आता है उससे जो पिसकर जो हम आटा यूज़ करते हैं, कभी कभार उसकी रोटियां एकदम काली बनती हैं, जैसे हमारे काले बाल होते हैं। लोगों को बहुत घिन आती थी, लेकिन क्या करें, खाना पड़ता था। और आपको आज के समय में शायद से रोटियां पराठे अच्छे नहीं लगते होंगे, वीट की कदर नहीं होती होगी आपको, लेकिन उस जमाने के अंदर जिस टाइम पर ये PL 480 प्रोग्राम चल रहा था, हमारा देश आज़ाद हुआ था, लोगों का सपना होता था कि हम वीट की रोटी खा पाए, वीट के पराठे खा पाए। उस टाइम पर लोग जो है बहुत गरीब जनसंख्या के लिए जो एक अनाज होता था, जो एक क्रॉप होता था, वो खाते थे, जो कि आज के समय में फॉडर क्रॉप की तरह भी यूज होता है। कोदो, कोदो एक अनाज होता है, लोग वो खाते थे, उसकी रोटियां बनती थी, काफ़ी हार्ड रोटियां होती थी। आ, ये इसका अनाज लोग जो है वो कंज्यूम करते थे, कोदो मिलेट। ठीक है। बीट भी हर किसी के, बीट की अफोर्डेबिलिटी भी, गेहूं की अफोर्डेबिलिटी भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। तो आज़ादी के बाद इंडिया जो है इंपोर्ट करता था फूड ग्रेन्स अपनी डोमेस्टिक नीड्स को, अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड नीड्स को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। लेकिन हमारे देश में जैसे ही 1960 के दशक में हरित क्रांति आती है, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आता है, ठीक है, और इट वाज लॉन्च्ड विद द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ, पहले तो इसकी नींव जो रखी थी वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया था उस टाइम पर प्रधानमंत्री बनते हुए कि पाकिस्तान ने हमारा फ़ायदा उठाया, हमारा देश जूझ रहा है आर्थिक समस्या से, फूड इनसिक्योरिटी से, फिर भी पाकिस्तान ने हम पर अटैक करा। तो 1965 का जब वॉर होता है, उसके बाद जब उस टाइम पर डेथ हो जाती है, देहांत हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो उससे पहले वो नारा दे चुके थे। अब मैं आपको बताता भी रहता हूँ, जय जवान जय किसान का। लेकिन उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने फुल थ्रॉटल पे पैर रखते हुए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए, उसका सपना देखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च करा, और जिसके अंदर एक ये पहला हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी मिशन था, जिसके तहत HYV वैरायटी ऑफ सीड जो है वो इंट्रोड्यूस करे गए, कि अभी तक एक क्रॉप को डालकर जो कि फसलें 3-4 उग रही हैं, अब HYV वैरायटी ऑफ सीड को डालकर फसलें जो है 5-6-10-15 उगेंगी। ठीक है। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन होगी, कम क्रॉप्स को डालकर जो प्रोडक्शन होगी वो भरमार तरीके से होगी। ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, हरित क्रांति के बाद, इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर फोकस करा गया था राइस और वीट। इसकी भी कुछ कुछ मतलब लिमिटेशंस रही हैं, मतलब ड्रॉबैक्स रहे हैं कि इसने, इसकी सक्सेसफुल स्टोरी जनरली रही है वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, और HYV वैरायटी ऑफ सीड्स महंगे होते हैं, इसके साथ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और केमिकल जो होते हैं काफ़ी डालने पड़ते हैं। हर कोई फार्मर इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर जहाँ जहाँ पर ये सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ, वहाँ पर फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता था खेतों में, क्योंकि आप जानते हो चावल के लिए पानी कितना ज़्यादा चाहिए होता है। तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डिटेरियोरेट हो गया, वो ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे चला गया, काफ़ी ज़्यादा वाटर टेबल गिर गई अंडरग्राउंड की। ठीक है। तो ये कुछ कमियां रही हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसने हमारे देश में एक तरीके से फूड सिक्योरिटी पैदा करी, बफर स्टॉक बनाया, और हम जो है हमने इम्पोर्ट की टेंडेंसी को छोड़ा, और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बन गए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, स्पेशली व्हीट एंड राइस। एक लिमिटेशन ये भी है कि डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स पे इसके बारे में फोकस नहीं करा गया, लेकिन इसी बुक के अंदर मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0, ग्रीन रेवोल्यूशन 3.0। आप लोग तो सिर्फ पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानते हो, लेकिन मैं आपको 2.0 3.0 मैं सारे बताऊंगा आपको। ठीक है। बट इवन टुडे इंडिया इंपोर्ट्स पल्सेस एंड ऑयल सीड्स ड्यू टू लोअर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है। हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है दालें और ऑयल सीड्स। ठीक है। हमारे देश में क्योंकि इसकी इतनी खेती नहीं हो पाती है जितनी इसकी डिमांड है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ डेटा को अगर हम लोग देखें, एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चरल ईयर 2022 टू 2023 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसका क्या कहना है? ये आंकड़े ज़्यादा चेंज होते हुए नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि इस साल जब ये आंकड़े आएंगे बजट या इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, ज़्यादा फर्क नहीं होगा प्रोडक्शन के अंदर, हल्का फुल्का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 मिलियन टन
से होकर वो 100 मिलियन टन ऊपर नीचे आपको देखने को मिले, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले समझो कि टोटल फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हमारे देश में कितनी रही है 2022-23 में। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का डेटा है। 323 मिलियन टन्स कितनी रही है, 323 मिलियन टन्स, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे देश में खेती हुई है चावल की, नंबर 1। उसके बाद वीट की, फिर उसके बाद मिलेट्स की, मिलेट्स आप जानते हो एक ब्रॉडर बास्केट होती है, और उसके बाद मक्के की, कॉर्न की, भुट्टे की, मेज की खेती हुई है। और यूपीएससी ने साल 2019 में क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स का, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, कौन सी कंट्री है राइस, मतलब राइस के मामले में? बताओ। इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, उसने ऑप्शन दिए थे इंडिया, चाइना, यूएसए और इसराइल, ऐसा कुछ करके दिया था उसने क्वेश्चन। देखूँ मैं ज़रा क्वेश्चन, एक मिनट ना। ये अच्छा एक्सपोर्टर के ऊपर था। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर। अब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अगर है तो उस कंट्री के पास सफिशिएंट मात्रा के अंदर राइस होगा ना, चावल उगता होगा, तभी तो एक्सपोर्ट कर पा रहा है। कि अपना छोड़कर, अपने देशवासियों का छोड़कर वो पहले बेचने लग जाएगा। पीएल 480 प्रोग्राम के अंतर्गत मैंने आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट लाइन पढ़वाई, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। इट परमिटेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए टू ऑथराइज द शिपमेंट ऑफ सरप्लस कमोडिटी, जो एक्स्ट्रा बचेगा वही तो एक्सपोर्ट करा जाएगा, है ना। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या थे, चाइना, इंडिया, म्यांमार और वियतनाम। आंसर क्या है इसका, इंडिया। मैंने आपसे बोला ना, हमेशा ट्रेंड के ऊपर यूपीएससी ऐसे ही पूछता है। अभी मैंने आपको चैप्टर में कुछ गलत तो नहीं बताया। लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट एक डिकेड के अंदर क्या हुआ, 5 या 10 ऐसे ही पूछता है। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको कोई आइडिया ना हो, आपसे ना पता लगाया जा रहा हो, आप उसको एलिमिनेट ना कर पा रहे हो, उसको छोड़ देना, कोई गिल्ट रखने वाली बात नहीं है। इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर हर किसी को याद नहीं हो सकते। टोटल दालों की प्रोडक्शन हमारे देश में रही है, ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन रही है 323 मिलियन टन्स। उनमें से सबसे ज़्यादा चावल, फिर वीट, फिर मिलेट्स, जो कि एक ब्रॉडर कैटेगरी होती है, मिलेट्स के अंदर बहुत सारे तरीके के मिलेट्स होते हैं, फिर मेज। ठीक है, टोटल दालों की प्रोडक्शन कितनी रही है, 27.8 मिलियन टन्स। दालों में से सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन जो रही है वो रही है काले चने की, ग्राम की। ठीक है, इस बार हमें देखना होगा कि क्या रहता है, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार एग्रीकल्चर हमारा नॉर्मल स्पीड पे ही गया है, कुछ हौच पौच नहीं मची है, ना ही फार्मरों का विरोध, ना ही फार्मरों की आत्महत्या, ऐसे कोई केसेस आए हैं, बहुत कम आए हैं। एग्रीकल्चर हमारा काइंड ऑफ स्टेबल ही रहा है इस साल। ओके, ऑयल सीड प्रोडक्शन 40 मिलियन टन। अब ऑयल सीड की बात करें, सबसे ज़्यादा ऑयल सीड में से जो प्रोड्यूस हुआ है वो है, तो फिर ऑयल सीड प्रोडक्शन 40 मिलियन टन जो मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस हुए हैं ऑयल सीड्स वो हैं सोयाबीन, रेप सीड और मस्टर्ड, और ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्या होता है, ग्राउंडनट क्या होता है, क्या वो ग्राउंडनट नहीं पता क्या होता है? हाँ, मूंगफली नहीं जानते हो क्या? ये ओके। तो टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा चावल रहे हैं, दालों की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा काले चने। और मैं काले चने इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया था इंडिया का बेवकूफ़ इंसान, ये जो हर चीज़ को छोले कहता है, वो दिल्ली के जो मूर्ख पंजाबी लोग हैं ना, वो इसको छोले कहते हैं, इसको काले चने बोला जाता है। ठीक है, छोले ये होते हैं।
उसके बाद शुगर केन प्रोडक्शन 468.8 मिलियन टन। ओके, तो एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2021 टू 2022 हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है हमारे देश में। ये देखना, ये सेकंड एडवांस एस्टिमेट था, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स। अगर हम लोग बात करें थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स की फॉर द ईयर 2021 टू 2022, इससे एक साल पहले हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है हमारे देश में टू 342.33 मिलियन टन, विच इज द हाइएस्ट एवर प्रोडक्शन फॉर इंडियन हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन देख रहे हो, इसने टोटल फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को ओवरटेक करा हुआ है। ये कितनी है? 323 मिलियन टन। और ये कितनी है? 342.33 मिलियन टन। हॉर्टिकल्चर ज्यादा, मिलियन टन, मतलब मिलियन टन तो चलो सेम ही, हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन ज्यादा है, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन ज्यादा? हॉर्टिकल्चर। और जबकि देख रहे हो ये 2022 का आंकड़ा है और ये 2021 का आंकड़ा है। इंडिया जो है, इसके अलावा आप जानते हो, ये मैं आपको अक्सर जब से फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है, बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने आपको इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, बहुत सारी जगह पर मैंने जिक्र करता हुआ आया था मैं बड़े टाइम से कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया कब बना? एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश के अंदर चली थी, कोई मुझे उसका नाम बता सकता है? व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड इट वॉज इनिशिएटेड बाय विच पर्सन? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और ये कहां पर चली थी? गुजरात में। उधर है, टाउन है आनंद, वहां पर, ठीक है। और ये एक डेयरी, डायरी लिख रहा हूं, डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट थी एक तरीके से। और यहाँ पर औरतों का कंट्रीब्यूशन में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, ठीक है। इसके बाद इंडिया जो है हमारे देश में लार्जेस्ट मिल्क, इंडिया पूरे विश्व में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाता है। लेकिन दुखद बात यह है, देश में सब, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे देश में दूध की खपत होती है और सबसे महंगा दूध इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। फिर दालें और जूट, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन सब मामलों में, मिल्क, पल्सेस एंड जूट, ये वाली बात याद रखना। अब देख रहे हो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का, लेकिन फिर भी इंडिया जो है दालों को इंपोर्ट करता है। ऐसा क्यों? देख रहे हो, मतलब कितनी एक आयरॉनिकल बात है। ये देखो ईशा, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में दालों का, और फिर भी दालें इंपोर्ट करता है। क्यों? आगे इसका जस्टिफिकेशन दे रखी है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पाती, मतलब दुनिया में वो लग तो बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज़्यादा है। हमेशा हम लोग अपने घरों में क्या कहते हैं ईशा? यही कहते हैं ना, जब भी किसी बात करते हैं, नॉर्मल बात लोगों से क्या निकलती है? दाल रोटी कमानी है, दाल रोटी खानी है ना। दाल क्योंकि क्या है, एक तरीके से दाल चावल और ये व्हीट क्या है हमारे देश में शाइनी? हमारी स्टेपल फूड है, हमारी स्टेपल डाइट का पार्ट है, राइट। क्लियर है वाली चीज? तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट। वो जो क्वेश्चन था ना, उससे कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, एक्सपोर्टर था, मैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उसको सोच रहा था। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, यहाँ पर हमें क्लियर तरीके से बता रखा है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, राइस का, व्हीट का, शुगर केन का, ग्राउंडनट का, एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कॉटन। एक्सपोर्टर के टर्म्स में आंसर तो इंडिया ही था ना, हाँ ठीक है। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, व्हीट, शुगर केन, ग्राउंडनट एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कॉटन। मुझे एक दो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के एग्जांपल देना। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्लावर्स ले सकते हैं हम इसके अंदर एग्जांपल के तौर पर, बताओ। नहीं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है।
तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कॉटन. इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस, मसाले, फिश, पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक एंड प्लांटेशन क्रॉप्स. कौन से होते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स? जो कि बहुत बड़े लैंड पे एक ही सिमिलर तरीके के क्रॉप्स जो है वो ग्रो करे जाते हैं. प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जांपल राइस. बहुत बड़ी फील्ड. कोई मेजर बोलो, जैसा कि मैंने पढ़ाया था. टी कॉफी ला सकते हैं हम इसके अंदर, है ना? टी कॉफी. और टी कॉफी ग्रो कैसे होती है? प्लांटेशन तो चलो सही है, लेकिन टी कॉफी ग्रो कैसे होती है? इसके लिए हमें रिलीफ फीचर कैसा चाहिए होता है? स्लोप्स. ठीक है. और हमें कई सारी जगह पर टेरेसेस भी चाहिए होते हैं. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. कुछ और बेनिफिट्स को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.